हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने हिंदी का जो है क्वेश्चन पेपर बता रखा है कक्षा 12 का, है ना। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की ही बात करेंगे, जो कि सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी और सामान्य हिंदी में फ़र्क होता है। देखिए, जो आप साइंस साइड के विद्यार्थी हैं या फिर आप आर्ट साइड के विद्यार्थी हैं, तो दोनों के लिए वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक कंप्लीट बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, है ना। यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलने वाला है। और भाई, जैसा कि आप जानते हो भाई, हिंदी जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिए ना, तो आपका ओवरऑल जो रिजल्ट है ना, वो बेहतर हो जाता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आप जो एग्ज़ाम पेपर से एग्ज़ाम करके आएंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी। क्यों? क्योंकि आप जो है आरवी कोचिंग क्लासेस से क्वेश्चन पेपर पहले ही देख कर चले गए, है ना। एग्ज़ाम से पहले ही क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी, है ना। और मैं जब दावा कर रहा हूँ कि 100% मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस ही पेपर से देखने को मिलने वाले हैं, तो भाई वीडियो में कुछ तो बात है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसे 100% कोई रैंडमली कोई दावा थोड़ी ना कर देगा। तो 2025 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जा सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। और जैसा कि आप जानते हो आपका 24 फरवरी है ना, 24 फरवरी को आपका क्या है? एग्ज़ाम है। तो 24 फरवरी को आपके चेहरे पर स्माइल ना हो तो कहना, और इस वीडियो के नीचे आकर आप थैंक्स ज़रूर बोलेंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाला है। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना है। जो भी आपका अनुक्रमांक है आप इस तरह से डिजिट्स में डाल देंगे। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे और 11 पेजों का पेपर होने वाला है। ये सामान्य जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे क्या है? कोड है। और 100 नंबर में आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पत्र होगा, है ना। 100 नंबर का पूरा पेपर आपका होने वाला है। समय कितना मिलेगा? 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, निर्देश भी हम पढ़ लेते हैं। निर्देश दो दे रखे हैं। पहला निर्देश है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट है ना, परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट होंगे उसमें केवल और केवल प्रश्न पत्र पढ़ना है। बाकी 3 घंटे में आपको अपना पेपर लिखना है। ओके। दूसरा नंबर निर्देश आपका, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ओके। ये नॉर्मल जानकारी हो गई, है ना, सामान्य जानकारी हो गई, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं भैया खंड क की, है ना। खंड क की बात कर लेते हैं, क्योंकि खंड क में आप जानते हैं भाई आपके जो है बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, है ना। और 5 आपके हिंदी गद्य से होंगे और 5 आपके हिंदी पद से होंगे, है ना। विकास का संक्षिप्त परिचय आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जो है टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि 10 मार्क्स आपको यहाँ से देकर जाएंगे, है ना। तो इन्हें भी आप अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। और जो मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, यहीं से आपको एज इट इज़ क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, पहले क्वेश्चन का क नंबर आपका है, भारत की मौलिक एकता निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो ये अगर आपने क्लास 12 हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो आप इसका राइट आंसर बता भी पा रहे होंगे। रामधारी सिंह दिनकर होंगे, कन्हैयालाल मिश्र जी प्रभाकर होंगे, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी होंगे, या फिर मोहन राकेश होंगे। अगर आपने ढंग से स्टडी की है ना, तो आप ज़रूर इसका राइट आंसर बता रहे होंगे। और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 3 होने वाला है, यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी, है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो है भारत की मौलिक एकता निबंध के संग्रह के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ओके, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। जो धर्मवीर भारती जी हैं उनके द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? परंतु, सूरज का 7वां घोड़ा, मुक्तिबोध, नदी के दीप। तो इसमें से कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर आप बता पा रहे होंगे कि इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 होने वाला है, यानी कि नदी के दीप, है ना। नदी के दीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आपका कौन सा है? 100 अजान एक सुजान, है ना। 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास,
श्रीनिवास दास, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। एंड इसका और हाँ, जितने भी आप क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हो, कितने सही जाते हैं वो आप मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, वीडियो के लास्ट में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? बिल्कुल सही, प्रताप नारायण मिश्र, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र जी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, है ना। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं कौन है? राम कुमार वर्मा, या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या है फटाफट से बताइए। एंड इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी इसके जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन जो कि आप देख सकते हैं, बंगाल के अकाल, है ना। बंगाल के अकाल की रचना के विधा का प्रारंभ माना जाता है, यानी कि बंगाल के अकाल की रचना से विधा का प्रारंभ माना जाता है। संस्मरण विधा का, रिपोर्टाज विधा का, डायरी विधा का, या फिर यात्रा वृत्तांत विधा का, है ना। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, रिपोर्टाज विधा का, है ना, रिपोर्टाज विधा का। तो इस तरह से आपके जो है 5 नंबर, अगर आपने 5 क्वेश्चन के सही आंसर किए तो 5 में से 5 आपको यहाँ से मिल जाएंगे, है ना। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है? तो प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान जो है प्राप्त हुआ है ना। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है? या यह करके इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना, कि निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है, ऐसे कौन से कवि हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, या फिर अज्ञेय जी हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, है ना, मैथिली शरण गुप्त इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि संसद सड़क तक, है ना, संसद सड़क तक रचना है, किसकी रचना है संसद सड़क तक? तो इसकी जो है राइट आंसर क्या होगा? मुक्तिबोध, धूमिल की, या फिर नागार्जुन की, या फिर अज्ञेय की। तो संसद सड़क तक किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा धूमिल की, है ना। धूमिल की जो है रचना है संसद सड़क तक। ओके, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका ग नंबर प्रश्न है जो कि है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं कथन है ना, यह कथन है। तो अब ये कथन किसका है? कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो है डिक्टेटर कथन है, कबीर वाणी के डिक्टेटर है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा घ नंबर प्रश्न है जो कि हमसे बोल रहा है कि भारतेंदु कहाँ है? भारतेंदु युग का समय है ना, भारतेंदु युग का समय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जागरण सुधार काल, या पुनर्जागरण काल, या फिर छायावाद काल, या फिर छायावादोत्तर काल, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, है ना, पुनर्जागरण काल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि है द्विवेदी युग की रचना नहीं है ना, नहीं है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करें। द्विवेदी युग की रचना नहीं है, आपको नहीं है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, यशोधरा, या फिर पल्लव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, द्विवेदी युग की रचना कौन कौन सी है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, तब हमें पता लग जाएगा कि कौन सी नहीं है ना। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, वैदेही वनवास द्विवेदी युग की रचना है, यशोधरा द्विवेदी युग की रचना है, लेकिन पल्लव जो है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ से भी 5 में से 5 कवर कर सकते हो। तो इसमें टोटल आपके 10 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर के आते हैं, 10 सही करने पर आपको 10 में से 10 पूरे नंबर मिल जाएंगे। देख सकते हैं कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी। अब यहाँ पर बात करें जो आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, देखिए होता क्या है, तीसरे नंबर प्रश्न में आपने 2 गद्यांश मिलने वाले हैं ना, 2 गद्यांश मिलेंगे, दोनों में से किसी एक गद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक। और
प्रश्न नंबर 4 में आपको 2 पद्यांश मिलेंगे, उन पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने। कैसे करना है समझाते हैं। देखिए, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। 5 × 2 10, यानी कि 5 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं, 10 नंबर आपके हो जाते हैं। देखिए, निंदा कुछ इस तरह से आपके लिए है, आप पढ़ेंगे और अगर आपने क्लास 12 हिंदी की बुक को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसे पढ़ने के बाद बता सकते हैं कि ये किस पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक कौन है। पहला प्रश्न यही रहता है कि उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम हमें बताना होता है ना, लेखक और पाठ का नाम। तो वो आप तभी बता पाएंगे जब आपने जो है अच्छे से क्लास 12 हिंदी की बुक को पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि बुक में से ही कहीं से भी उठाकर आपके लिए पैसेज दे सकता है। तो ये आपका हो जाता है 2 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आपसे बोलेगा कि भाई रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर रेखांकित अंश दिया ही नहीं है। रेखांकित अंश कहते किसे हैं, सबसे पहले उसे समझते हैं। देखिए, रेखांकित अंश किसे कहते हैं, नीचे जो है अंडरलाइन होती है ना, नीचे जो है अंडरलाइन होती है इस तरह से, तो उसे क्या कहते हैं, रेखांकित अंश कहते हैं, है ना, रेखांकित अंश कहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये जो है रेखांकित अंश है ना, ये यहाँ तक रेखांकित अंश है। तो आपको करना क्या रहेगा, जितने अंडरलाइन वाला वर्ड होगा उसको ही आपको जो है व्याख्या करनी है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। ये भी 2 नंबर में हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया कि निंदा किसकी पूजा होती है ना, निंदा किसकी पूंजी होती है। देखिए, यहाँ पर पहले ही लाइन में ही हमें आंसर मिल गया, निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, वह लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं ना। तो यहाँ से आप जो है इसका राइट आंसर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। देखिए, इसे आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, तभी आप जो है इनके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है जो कि है सत्य, कलित, कलंक, कथा और अर्थ आपको स्पष्ट करना है। इन दोनों वर्ड्स के आपको क्या करना है, अर्थ स्पष्ट करना है। एंड इसके बाद कुछ लोगों की प्रतिष्ठा का आधार क्या होता है ये भी आपको बताना है। तो कुल मिलाकर ये 2-2 नंबर के प्रश्न है ना, तो आपको यहाँ से 10 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, है ना। अब देखिए, अथवा में करके आता है ना, यहाँ पर अथवा लिखा होगा एंड यहाँ पर हमें दूसरा पैसेज भी देखने को मिल जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, दूसरा पैसेज है और दूसरे पैसेज में भी क्या रेखांकित अंश नहीं है ना। तो ये मिसप्रिंट हुआ है, बाकी आपके पेपर में ऐसा नहीं होगा, है ना। आपके पेपर में रेखांकित अंश अगर बोलेगा तो रेखांकित अंश देगा भी, है ना, तो रेखांकित अंश देगा भी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो इस तरह से आपके पास दूसरा है जी। अगर आपको पहला नहीं आता है तो आप दूसरे वाले को अच्छे से पढ़ेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ का मतलब होता है पाठ और लेखक का नाम लिखना, है ना, ये 2 नंबर में हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यहाँ से यहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं, 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद ये 3 प्रश्न जो है गद्यांश से रिलेटेड होंगे, तो उसमें से आपको देखकर पढ़कर अच्छे से इसके आंसर दे देने हैं और इस तरह से 2-2 नंबर आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, 2 गद्यांश आपको मिलेंगे, सिर्फ आपको एक का ही आंसर करना है। काफ़ी स्टूडेंट समझेंगे 10 नंबर का ये है, 10 का ये हो गया तो 20 नंबर मिल जाएंगे अगर मैं दोनों कर दूंगा। तो ये आपका मिथ है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अथवा में अगर कोई क्वेश्चन है तो अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, और कुछ भी नहीं, है ना। नंबर आपको उतने ही मिलेंगे जितने मिलने हैं, है ना। तो ये बात आप ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि आप अथवा वाली डबल चीज़ कर रहे हो तो आपको 2 गुने नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अथवा वाले में सिर्फ एक का ही आंसर देना होता है। इसके बाद जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, मैंने आपको बताया कि दिए गए गद्यांश आएंगे यहाँ पर और गद्यांश पर आधारित जो है प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये भी 10 नंबर में पूछा जाएगा, है ना। और ये भी कितने, अथवा में आएगा लगकर 2 आएंगे, इसमें दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। सपोज दैट अगर आप पहला वाला करना चाहते हो तो पहले वाले को अच्छे से पढ़ेंगे एंड इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये प्रश्न देख सकते हैं, पहला प्रश्न है पद्यांश का संदर्भ, है ना। संदर्भ यहाँ पर लिखना है। संदर्भ किसे कहते हैं, पाठ और लेखक का नाम, है ना। मैंने आपको बताया पाठ और लेखक का नाम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संदर्भ, ओके। एंड इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या भी है, इसमें भी रेखांकित अंश नहीं है ना, तो रेखांकित अंश आएगा, आप टेंशन मत लेना। रेखांकित अंश अगर कहेगा तो उसमें देगा भी, ठीक। इस तरह से रेखांकित अंश रहेगा अगर बोलेगा तो। इसके बाद ये 3 प्रश्न जो है पद्यांश से रिलेटेड है, तो पद्यांश को अच्छे से पढ़िए एंड इसके बाद इसके आंसर दीजिए। अब यहाँ पर बात करें, देखिए अथवा, अथवा में भी लगा करके दिया है। अब ये जो है आगे भी होगा, तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन पेपर बनता है हिंदी का, काफ़ी आसान है। 2 अथवा में, देखिए अथवा में चीज़ें बहुत सारी होती हैं आपकी, यही फ़ायदा होता है आपका हिंदी के पेपर में, है ना। अब देखिए ये आपके लिए दे रखा है, इसमें भी आपके 4 प्रश्न है, संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और ये 3 प्रश्न इससे रिलेटेड है। तो यहाँ से भी आपके 10 नंबर बन जाएंगे, सिंपल है ना। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। आपको जो है पैटर्न तो अच्छे से समझ में आ ही गया है, तो अब आपको करना क्या है, तैयारी करनी है अच्छे से।
इसके बाद 5वां नंबर आपका प्रश्न है जो कि है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए, है ना, उसकी रचनाओं का उल्लेख करना है। और ये शब्द सीमा बता देंगे कि भाई इतने शब्द सीमा है, यानी 80 शब्द से आपको ऊपर नहीं लिखना है, 80 शब्द तक आपको लिखना है। लेखक का जीवन परिचय पूछ रहे हैं। अब देखिए कई स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भाई हमें जीवन परिचय लिखना है या फिर साहित्यिक परिचय लिखना है। मैंने आपको बता दिया आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला आता है संक्षिप्त, है ना, संक्षिप्त परिचय, यानी जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, फ्लो चार्ट। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है, ठीक, जीवन परिचय। फिर इसके बाद क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। इसके बाद क्या करना है, रचनाएं लिखनी है। ये 4 काम अगर आप करेंगे तभी आपको पूरे में से पूरे 5 नंबर मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि देखिए सबका अपना अपना रोल है। कैसे? फ्लो चार्ट का ये रोल है कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी, वो सारी जन्म, नाम, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें जान जाएंगे फ्लो चार्ट को देखकर। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखा होगा और अच्छी बात है, और रचनाएं लिख दी होंगी तो पूरे में से पूरे नंबर ही मिलेंगे आपको, 1 नंबर भी कट नहीं होगा। ये बात आप अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, दूसरा है हरिशंकर प्रसाद जी का, और तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का। मैंने ये तीनों इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाले थे और देखिए इसमें भी यहाँ पर आ चुके हैं। डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम 2025 में, है ना, 24 फरवरी को आपको जीवन परिचय वही देखने को मिलेंगे जो मैंने गैस किए हैं, है ना। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कवि और लेखक के 6 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय बताए हैं और उनमें से ही आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद ख नंबर में आपसे क्या पूछेगा भाई, क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, सिंपल। यहाँ पर भी क्या बोल देगा भाई, 80 शब्द सीमा आपसे बोल देगा। पहला जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का है, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त जी का है, तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद जी का है। तो इनमें से भी आपको क्या करना है, सिर्फ एक करना है ना, 3 में से सिर्फ एक करना है और प्रोसेस बिल्कुल सेम है। 5 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप ये 4 चीज़ें जो है लिखेंगे। इसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न आपसे है, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, है ना। लाठी कहानी और ध्रुव यात्रा, इन दोनों में से किसी एक पर जो है आपको प्रकाश डालना है और अधिकतम शब्द सीमा कितनी, 80 शब्द की होगी। 5 नंबर में ये प्रश्न आया है। देखिए अगर आप इस प्रश्न को नहीं करते तो आप अथवा में ये प्रश्न कर सकते हो, है ना, पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, है ना, ये भी 80 शब्दों में आया है, तो इसे आप कर सकते हो। यानी दोनों में से किसी एक को ही करना है। ये वाला करने में फ़ायदा है क्योंकि देखिए इसमें भी अथवा है ना, तो आप जो भी आपको आता है वही करेंगे, है ना। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न आपसे क्या बोलता है भाई, 7वां नंबर प्रश्न आपसे बोलेगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखिए ये क्या होता है भाई, जिलेवार होता है, मैंने आपको बता रखा है ना, ये क्या होता है, जिलेवार होता है, यानी कि हर ज़िले में अलग अलग चलेगा। और मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य चलता है और कौन सा नहीं, है ना। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं रामपुर ज़िले की बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे रामपुर ज़िले में हमारा क्या चलता है, सत्य की जीत, है ना। सत्य की जीत हमारे रामपुर ज़िले में चलता है, तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे सत्य की जीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर इनकेस आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसे आप छोड़ेंगे, अथवा वाला कर लेंगे, है ना। हिंदी में यही होता है, अथवा में हर चीज़ दी होती है, यानी कि ऑप्शनल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं इसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कहता हूँ, स्कोरिंग सब्जेक्ट कहता हूँ, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसमें ज़्यादा नंबर लाने की, है ना। सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए, तो दोनों में से किसी एक को करना है एंड यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, है ना। खंड काव्य आपका पूरा 5 नंबर में पूछा जाता है, तो देख सकते हैं कितने बड़े मार्क्स होते हैं, पूरी 1% आपकी, है ना। देखिए खंड ख, अब खंड ख की बात करते हैं तो देखिए खंड ख में क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिंपल आपका 8वां नंबर प्रश्न होगा जो कि कहेगा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। इसमें क्या होता है, देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि 2 गद्यांश आएंगे, 2 पद्यांश आएंगे, एक करना रहेगा, 10-10 नंबर के होंगे, ठीक उसी प्रकार आपके जो है क्या जो आपके संस्कृत में है ना, संस्कृत में भी गद्यांश पद्यांश होते हैं, तो संस्कृत में गद्यांश 2 आएंगे, उसमें से एक करना रहेगा, है ना। पद्यांश में 2 आएंगे, संस्कृत पद्यांश भी 2 आएंगे, उनमें से एक करना रहेगा और 7-7 नंबर में ये होने वाले हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है इनका भी, तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपने क्लास 12 हिंदी को आराम से अच्छे से ढंग से पढ़ा होगा, है ना। जो क्लास टीचर ने आपको पढ़ाया होगा हिंदी, है ना, क्लास में पढ़ाया होगा, तो
जिस स्टूडेंट ने फोकस से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वो समझ जाएगा कि हाँ ये किस चैप्टर से है और उसके लेखक कौन है। ये सारी चीज़ें लिखना है, क्योंकि ससंदर्भ इन्होंने बोल दिया, संदर्भ भी लिखना है इसमें। 2 नंबर तो उसके ही हैं, पाठ के नाम और लेखक के नाम लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे और 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद के मिलने वाले हैं। ठीक, अब देखिए ये है और यहाँ पर अथवा होगा लगा हुए है ना। इनमें से अब क और ख में से सिर्फ एक ही करना है आपको। ठीक है, क और ख में से सिर्फ एक ही करना है। ओके, यहाँ पर जो है प्रश्नों में थोड़ी सी हेर फेर हुई है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ख है, यहाँ पर भी ख है, इसके प्रश्न ही नहीं दिख रहे, तो ऐसे जो है मिसप्रिंटिंग हो जाती है। ओके, तो आप समझ जाइए, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया वैसे ही आएगा। इसके बाद ख नंबर में प्रश्न आपका है, ये आपके लिए श्लोक दे देगा और कहेगा ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर में पूछा जाएगा। पहला आपके पास ये है एंड दूसरा आपके पास ये है। दोनों में से जो भी अच्छे से आता है उसका आप ससंदर्भ हिंदी अनुवाद करेंगे और आपको 7 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 9वें नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित मुहावरों में एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ वाक्य प्रयोग कीजिए, है ना। अर्थ मिला लिखकर जो है वाक्य प्रयोग करना है। अब देखिए 1 2 3 4, 4 दिया है और बोल रहा है सिर्फ एक, है ना। 4 दिया है और बोल रहा है सिर्फ एक का, है ना, किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखिए, हो सकता है आपको ये ना आता हो तो ये तो आते होंगे, ये ना आता हो तो मतलब एक ही करना है। 4 दिए हैं और सिर्फ एक ही करना है, तो इसीलिए मैं इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलता हूँ हिंदी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे होते हैं ना, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं कि कोई किसी को भी हम छोड़ सकते हैं। देखिए आँख से आँखों में खून उतर आना या फिर आप ईंट से ईंट बजाना, ये तो काफ़ी आसान है, इसे आप कर सकते थे, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, ये नया ऐड हुआ था, है ना, ये नया ऐड हुआ था। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये पूरे के पूरे कितने नंबर में? 5 नंबर में पूछा जाएगा, है ना। कितने? 5 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो ये जो है आपको करना क्या है, ये बिल्कुल भी आप नहीं समझ सकते कि किस कहाँ से दे दे, है ना, क्योंकि ये अपठित होगा। अपठित का मतलब जो पढ़ा हुआ ना हो, है ना। अनसीन पैसेज, जैसे इंग्लिश में नहीं आता है अनसीन पैसेज, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी अनसीन पैसेज आएगा, जो आपने देखा नहीं है कभी, है ना, जो आपने पढ़ा नहीं है। आपको रैंडमली कोई भी एक दे देगा, है ना, अनसीन पैसेज यानी अपठित गद्यांश दे देगा और उसमें से 1-2 प्रश्न दे देगा। इस तरह से लगाकर आपको जो है उनके आंसर करने हैं, इसे अच्छे से पढ़ना है एंड इसके बाद इसके आंसर करने हैं। सिंपल है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है ये, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है 11 नंबर प्रश्न। पहला इसका है शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए, है ना। अब देखिए पहला है मनोज और मनोज्ञ, है ना, तो इसमें से जो भी राइट है आपको टिक लगा देना है। टिक पेपर पे नहीं लगाना है बल्कि आपको कॉपी में इसका राइट आंसर लिखना है। 1 नंबर में ये पूछा जाएगा। ओके, और ये देख सकते हैं मैंने आपको बोला था 5 नंबर में आएगा, तो इस तरह से आएगा। ओके, शूर और सुर, इसमें क्या मतलब है, यानी शब्द युग्मों में क्या सही है वो आपको बताना है ना। तो इस तरह से जो आप टिक करेंगे एंड इसके बाद क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है ख नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए, है ना। नाक उठाएंगे तो इसके जो है 2 अर्थ लिखने हैं, अगर ये लेंगे तो इसके 2 अर्थ लिखने हैं, यानी किसी एक के 2 अर्थ आपको लिखने पड़ेंगे। 4 दिए हैं, किसी एक को ही आपको आंसर करना है और 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का जो है एक सही शब्द का चयन कीजिए, है ना। 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा देखिए, पहला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, है ना, तो जो भी राइट होगा आपको टिक करके कॉपी में नोट डाउन करना है। दूसरा है जो सब कुछ जानता हो, है ना, जो सब कुछ जानता हो, इस पर आपको टिक करके अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, इसके बाद घ नंबर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये ज़रूर आता है और ये काफ़ी आसान होता है। 2 नंबर फ्री के समझिए कैसे, क्योंकि देखिए इसमें क्या बोलेगा, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, है ना। आज मेरा बड़ा भाई आ गया ऐसे बोला जाता है, आज मेरे बड़े भाई आ गए, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। राधा ने पत्र पढ़ी, राधा ने पत्र पढ़ी ये नहीं होता है, राधा ने पत्र पढ़ा, इस तरह से हम कह सकते हैं, है ना। तो इसे आप सुधार के लिखना होता है। मेरे को फल ले आओ, मेरे को तेरे को इस तरह से नहीं लिखना होता है, मुझे फल ले आओ इस तरह से बोलना है ना, मुझे फल ले आओ, मेरे को फल ले आओ इस तरह से नहीं बोलते हैं। एंड इसे आप शुद्ध कर सकते थे, या फिर उपरोक्त कथन सही है ना, उपरोक्त कथन सही है। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा जो है संभाल कर लिखना होता है। 4 दिए हैं, आपको सिर्फ एक ही करना है ना, 4 दिए सिर्फ एक
सॉरी 2 करना है ना, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है, 2 करना रहेगा और 2 नंबर में यानी 1 नंबर में 1 पूछा गया है। इसके बाद 12वें नंबर आपका है, 12वें का क नंबर श्रृंगार और शांत रस। जैसा कि मैंने आपको बताया था इन दोनों में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्षण यानी परिभाषा और उदाहरण आपको दोनों देना है, 2 नंबर में आपसे पूछा गया है। इसके बाद अनुप्रास और ये जो है अथवा में आएगा है ना, ये नहीं आएगा। अनुप्रास और रूपक अलंकार में से जो है किसी एक की परिभाषा और उदाहरण आपको देना है, 2 नंबर में आपसे ये पूछा जाएगा। और इसके बाद जो है ग नंबर में आपसे चौपाई या दोहा छंद में से किसी एक का जो है आपको क्या करना है, उदाहरण और परिभाषा देना है, 2 नंबर में ये पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं हर चीज़ में आपको जो है अथवा यानी ऑप्शनल चीज़ें मिल जाती हैं, इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक करना है। तो इस तरह से जो है हिंदी इसीलिए मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलता हूँ और कोई रीज़न नहीं है ना। अब देखिए नेक्स्ट आपका है छात्रावास की शैली, जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये 6 नंबर में पूछा जाएगा। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हो प्रार्थना पत्र वाला। विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाने हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए, है ना। 6 नंबर में प्रार्थना पत्र आता है। 9 नंबर में सबसे बड़े नंबर में क्या आता है, निबंध आता है ना। निबंध आपने अच्छे से कर लिए ना तो आपका जो है हिंदी में स्कोर बूस्ट हो जाएगा। कैसे, क्योंकि भाई 9 नंबर में आपका निबंध आ रहा है, समझ सकते हैं, हल्के फुल्के नंबर नहीं है। 14 नंबर में आपसे कहेगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। 5 आपके लिए दे रखे हैं और सिर्फ 1 है ना, 5 दे रखे हैं, सिर्फ 1 टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। भारत में कृषि क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, जीवन विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, या फिर मेरा प्रिय कवि या लेखक। तो इस तरह से 5 देगा और 1 में आपको जो है 1 टॉपिक पर जो है लिखना है निबंध, है ना। तो इस तरह से जो आप देख सकते हैं आपका जो हिंदी का पेपर है ना, क्लास 12 हिंदी का पेपर है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अभी मैंने आपको हिंदी का बताया है ना, कुछ आपके लिए सब्जेक्ट रह भी गए हैं जैसे मैथमेटिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। हिंदी का बता दिए, इंग्लिश भी रह गए, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट अभी रह गए हैं। तो उन्हें देखने के लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल से जुड़ना होगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करनी है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक भी कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना, क्योंकि जो आपका 24 फरवरी को एग्ज़ाम है ना, 24 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम है, तो आप जो है अकेले खुश ना होइए, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजिए, तभी वो भी जो है एग्ज़ाम वाले दिन खुश रह पाएंगे, है ना। उनकी तैयारी भी अच्छी से हो पाएगी, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।